बात कर रहे हैं महिलाओं से। तो आप जो देख रही हैं, हमें माताएं बहनें जहाँ से भी देख रही हैं, प्लीज़ पूरा देखिएगा इस कार्यक्रम को, क्योंकि आज आप ही की बात हो रही है। महिलाओं को कहते हुए सुना होगा आपने भी, और ऐसा होता है कि वो ये कहती हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम क्यों जांच करवाएं, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो आप उन महिलाओं को कैसे समझाती? महिलाएं होती हैं, उनमें स्तन कैंसर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ज्वलंत समस्या है एक तरह से मैं मानती हूँ। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहें? नमस्कार, मीडिया हाउस में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं कृष्णा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है, और इस मौसम के साथ साथ ही आज हम फिर से हाजिर हैं लेकर कुछ खूबसूरत बातें और कुछ काम की बातें। कोटा की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संगीता सक्सेना जी हैं। मैम, आज हम आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई, यानी कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातें जो अपने पति से, अपने भाई से, अपने परिवार में किसी से शेयर नहीं कर सकती। ऐसी जानकारियां हम आपसे आज लेंगे। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि कोरोना के इस दौर में, जहाँ की हर व्यक्ति अपने घर में सिमट कर रह गया है, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें सतर्कता बहुत ज़रूरी बरतनी है। मास्क जैसे कि हमने लगाया हुआ है, और हमारे बीच जो दूरी है वो भी पर्याप्त है। तो इस तरह से मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार बच्चों का ख्याल रखें। पहला सवाल ये कि रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक आम व्यक्ति कैसे समझे और इसकी क्या भूमिका होती है? रेडियोलॉजिस्ट एक ऐसी स्पेशलिटी है जो कि एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई से संबंधित है। शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है वो हम लोग विभिन्न इक्विपमेंट्स के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा, एक्सरे के द्वारा बताते हैं। रेडियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्नोसिस में, बिकॉज आजकल डायग्नोसिस का मेन जो स्टे है वो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है। और कोविड के दौर में देखा जाए तो देखो, अभी आप देख रहे होंगे ना कितने RT-PCR नेगेटिव पेशेंट्स के अंदर भी जब हम CT स्कैन कर रहे हैं तो पॉजिटिव आते हैं। बट ये सब चीज़ें डॉक्टर्स की अनुशंसा पर ही की जानी चाहिए। मैं बहुत इसके खिलाफ हूँ कि लोग अपने आप आके इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। यदि आपका डॉक्टर कहता है तो आप ज़रूर से कराइए। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा कि अगर डॉक्टर कहते हैं तो आपको उनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज अगर हम घर पर कैद हैं तो ये हमारी ही भलाई के लिए है। और मैम, जैसे कि आपने रेडियोलॉजिस्ट के बारे पे आपने बताया, तो अब मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसे कि आप महिला हैं और परिवार में दोहरी भूमिका निभाती हैं, तो इस फील्ड में आने का आपने कैसे सोचा? क्योंकि सभी लोग, मैंने देखा है और हम सब जानते हैं, कुछ लोग बस संगीत और पेंटिंग इनको ही वक्त देते हैं। आपने अलग हटकर काम किया है, बहुत ही खूबसूरत आप काम कर रही हैं और एक जिम्मेदारी से भरी हुई हैं। तो आप मुझे बताइए, हमें बताइए, मेरे दोस्तों को बताइए कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? कोई आदर्श, कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो और आपको मोटिवेट करती हो कि हाँ मुझे भी यही जाना है, तो उस पर बताइए मैम। ऐसा तो कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में तो ये होता था कि पिताजी जो बोल रहे हैं कि आपको ये बनना है, उन्होंने मेरे को बोला जब मैं 9वीं क्लास में आई कि तुम साइंस बायोलॉजी ले लो, डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बन गए। जब डॉक्टर बन गए तो पता लगा कि बहुत ही इतना अनूठा और एक इतना प्रेशियस प्रोफेशन है कि जहाँ हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इस समय, कोविड के समय, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर, यदि भगवान के बाद किसी का दर्जा दिया जा रहा है तो वो एक चिकित्सक है। मुझे दुख होता है उन लोगों पे जो कि चिकित्सक को वो आदर और सम्मान नहीं दे पाते और हमारे चिकित्सकों के संग दुर्व्यवहार करते हैं। मैं उस बहुत ही अफसोसजनक बात है। इस समय आप यदि PPE किट पहन के 2 घंटे, क्या आधा घंटा भी रह के बता दो, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 8-8 घंटे उन PPE किट और मास्क, 2-2 मास्क और शील्ड पहन के काम कर रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कर पाता जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर का जो एक सोशल स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है और उसको कोई ले नहीं सकता है। एक सेवा से भरा हुआ काम है। तो जैसे मैंने कहा, मेरे को तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओ, और मैं डॉक्टर बन गई। और जब इसमें आई तब मुझे पता लगा ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। अपने आप से मेरा रुचि थी कि मैं इस तरह के, या तो मैं रेडियोलॉजी में जाऊँ या स्किन में या साइकेट्री में, तो आई कुड गेट माई फर्स्ट चॉइस रेडियोलॉजी। तो आज रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और इस समय कोविड के दौर में तो पूरे संसार भर से लोग अपने CT स्कैन्स भेज के अपनी हमारी राय लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ बैठे बैठे भी कितने लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, और भगवान को हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें ये प्रोफेशन मिला। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वाकई जो डॉक्टर होते हैं वो हटकर काम करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमें संडे को अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं कि मम्मी के दूर रहना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हम भावनात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़ाव जो महसूस करते हैं, वो इस तरह की ड्यूटी जब आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर हमारे ऊपर दोहरी भूमिका आती है और उसे निभाना वाकई बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं मानती हूँ कि यह आंतरिक रूप से हमें शक्ति देता है।
और अब आपने जो प्रकाश डाला और आपकी प्रेरणा आपने बताई कि किस तरह से आप यहाँ पे इस फील्ड में जुड़ी। अच्छा मैम, आपका तो वास्ता ही होता होगा हर रोज़ या फिर कभी कभार भी नहीं, मतलब अक्सर होता होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जांच के लिए मतलब डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये जांचें करवानी है, सोनोग्राफी करवानी है, कोई सीटी स्कैन करवाना है, तो उनके लिए ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है और उन्हें कितनी बार ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हर चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो यहाँ पर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं शायद। सोनोग्राफी से पता लगता है कि बच्चा सही से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। सोनोग्राफी एक तरह से कहना चाहिए कि आपके गायनेक को और हेल्प करती है बच्चे की देखने के लिए, बच्चे की बनावट तो सही है, बच्चे की ग्रोथ तो सही हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बहुत सी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता है या डायबिटीज़ आ जाती है, उनके लिए भी कलर डॉपलर सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है। कलर डॉपलर यदि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही तो वो भी किया जाता है। तो सोनोग्राफी से कोई नुकसान नहीं है। सोनोग्राफी में जो अपन बात करें ना, ऐसे साउंड वेव्स होती हैं जो कि हमको कान से नहीं सुनाई देती हैं, उनको अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, तो ये नुकसानकारक नहीं है। सोनोग्राफी कराई जा सकती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को एक्सरे और सीटी स्कैन नहीं कराना है। अच्छा मैम, आपने अभी तक बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी जो माताएं बहनें और घर के जो पुरुष होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और उन्हें ये महसूस हो रहा होगा कि हाँ, महिलाएं भी बहुत सारी जिम्मेदारी निभाती है और उनके स्वास्थ्य की उन्हें फिक्र करनी चाहिए। जाने अनजाने में वो उस चीज़ से दूर रहते हैं, तो अब वो शायद जुड़ाव महसूस करें और इस चीज़ के लिए स्वयं को सतर्क बनाएं। तो अब इसी श्रृंखला में सवालों और जवाबों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें स्तन कैंसर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ज्वलंत समस्या है एक तरह से मैं मानती हूँ, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं कुछ होती हैं जो महिलाओं को कहते हुए सुना होगा आपने भी, और ऐसा होता है कि वो ये कहती हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम क्यों जांच करवाएं, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो आप उन महिलाओं को कैसे समझाती हैं? क्योंकि भगवान से तो किसी की दुश्मनी दोस्ती होती नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये तो किसी को भी हो सकता है ना, तो हमें जांच करवानी चाहिए। इस संदर्भ में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं और मेरे मन की बात पूछ ली, क्योंकि मैं स्तन कैंसर पे ही काम कर रही हूँ लगातार कई सालों से। और स्तन कैंसर एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि मैं उस पर मैं देख रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी उम्र की औरतें 23 साल 25 साल से लेके कोई 40-50, हर कोई भी महिला को कभी भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर या बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं उस समय कोई गिठान आती है और वो कैंसर निकलती है, तो वो बहुत जल्दी पूरे शरीर में फैल जाती है इस तरह। तो महिला जबकि उसका बच्चा बहुत छोटा है या प्रेग्नेंट है, उस समय उस महिला को बचा पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जब लैक्टेशन का पीरियड होता है, जब फीडिंग का टाइम होता है, जब बच्चे को फीड करा रही है, उस समय ब्रेस्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सारे में वो कैंसर सेल्स जगह जगह फैल जाते हैं। तो महिला मतलब बहुत ही जल्दी वो लास्ट टर्मिनल स्टेजेस में आ जाती है, तो बहुत दुखदाई है। और इंडिया के अंदर तो इस समय बहुत ही एक तरह से महामारी के रूप में हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन ये सब कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को दूध पिलाने के दौरान उसको यदि कोई गिठान होती है जिसके अंदर दर्द नहीं है, इम्पॉर्टेंट है दर्द नहीं है, तो उसको इग्नोर ना करे और उसको अपने डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर संबंधित जो उचित इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी और एफएनएसी करा के या बायोप्सी करा के पता कर लेते हैं कि काय की गिठान है, ये कैंसर की गिठान है या दूध की गिठान है या कोई और गिठान है। आमतौर पे जब दूध पिलाती हुई महिलाओं की गिठान होती है तो बड़े बूढ़े ये कह देते हैं अरे ये दूध की गिठान है, ठीक हो जाएगी। बट वो यदि ठीक नहीं हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करिए, आप सीधे गायनेकोलॉजिस्ट या बेसिकली ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं और सोनोग्राफी कराएं, उससे पता लग जाता है कि क्या है। सोनोग्राफी पे भी नहीं पता लग रहा तो एफएनएसी या बायोप्सी करा के ज़रूर से पता कर लें कि ये है क्या। मैंने बहुत सारी महिलाओं के जो कि इस वाली स्टेट में थी, लैक्टेटिंग स्टेट में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, उनके कैंसर डायग्नोज किया है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, ये चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब किसी भी महिला को हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कैंसर के होने की इंसिडेंसेस ज़्यादा हो जाती है। उन महिलाओं को कैंसर के होने की ज़्यादा संभावना है जिनकी घर में उनकी माँ, उनकी मासी, उनकी नानी, उनके कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, या उनके अंदर ओवरी या एंडोमेट्रियल कैंसर रहा हो, तो उनके अंदर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसी महिलाएँ जिनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस BRCA1 BRCA2 एक जो म्यूटेशंस होते हैं वो चल रहे हैं फैमिली में, तो उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर
जिस छोटी उम्र में हो जाते हैं, लेस देन 40 ईयर्स के अंदर। तो मैं तो आपको नक्शल में कहना चाहती हूँ, जो भी महिला जिसके भी अभी तक पीरियड्स शुरू हो गए हैं, वो अपने पीरियड के 7वें से 10वें दिन तक, मतलब जैसे आज पीरियड शुरू हुआ तो आज पहला दिन है, उसके 7 to 10 डेज में अपने स्तनों की खुद जांच करें। ये 3 उंगलियों से दबा दबा के 3 तरह का प्रेशर लगाया जाता है। एक हल्का प्रेशर, फिर ज़्यादा गहरा, और इतना ज़्यादा कि बोन हमको टच होती है। और ऐसे गोलाकार बनाते हुए दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करें लेट के, और अपने को खड़े होकर शीशे के टायर सामने खड़े होकर भी देखें कि एक बड़ा छोटा तो नहीं। नॉर्मली एक ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको दिखाना चाहिए। कोई गिठान हो रही है जिसमें कि दर्द नहीं हो रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई गिठान अधिकतर अमूमन औरतें हमारे पास आती क्यों नहीं है, ये हमारी जनरल मेंटेलिटी। इवन हमारी भी, दांत में जब तक दर्द नहीं होता हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, हम डेंटल चेकअप कराने नहीं जाते। औरतें कहती हैं कि हमारे गिठान थी लेकिन दर्द नहीं हो रहा था इसलिए हम नहीं आए, और वो इस रूप में आ जाते हैं कि वो बहुत आखिरी स्टेज या 3rd स्टेज या 4th स्टेज। तो छोटी सी भी गिठान हो, चाहे वो चने की दाल के बराबर या मटर के साइज़ के बराबर, यू शुड सी योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और उचित इन्वेस्टिगेशंस कराइए। सबसे पहले हम सोनोग्राफी करते हैं, यदि बड़ी उम्र की 40 से ज़्यादा की औरत है तो एक्सरे मैमोग्राफी। मेडिकल कॉलेज में हमारे पास बहुत अच्छी मशीन है जो कि राजस्थान की बेस्ट मशीन है, 3D मैमोग्राफी वो करते हैं। ज़रूरत होती है FNAC करते हैं या बायोप्सी करते हैं, उससे पता लग जाता है कि गिठान कैसी है, जैसी भी होती है। अब सोचिए इतनी सी गिठान है, सपोज़ चने की दाल के बराबर, तो उसमें ब्रेस्ट को बचा लिया जाता है, केवल उस गिठान के आसपास का थोड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है, उसकी सर्जरी कर दी जाती है, पूरा ब्रेस्ट औरत का बच जाता है। लेकिन यही औरत 2, 4, 5, 6 महीने तक बैठी रहती है क्योंकि गिठान में दर्द नहीं हो रहा, तो इतनी बड़ी गिठान लेके आती है और हो सकता है पूरे शरीर में भी उसके कैंसर सेल्स फैल जाएं। तो ऐसी अवस्था में ना केवल उसका ब्रेस्ट निकाला जाता है, उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो भी एडवाइस होती है वो कराया जाता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि कोई भी गिठान जिसमें कि दर्द नहीं हो रहा उसको करें। निपिल अंदर की तरफ जा रहा है तो वो देखें, निपिल से कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है या काले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आपको देखना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे जल्दी डायग्नोसिस महिला खुद ही कर सकती है अपने आप, तो महिला को जागरूक होना ज़रूरी है। ना केवल खुद जागरूक हो, अपने आसपास में जितनी महिलाएं उनको भी जागरूक करें। और मैं आपको लिंक दे दूंगी, एक मैं गूगल पे जाके आप मेरी उस जो बुकलेट है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, 15-16 पन्ने की है, जिससे कि उसमें सारे क्वेश्चन आंसर क्या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो हर महिला को जब तक उसके हर पीरियड के बाद हर महीने उसको अपना ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन करने हैं 7 to 10 डेज़ के बीच में, ठीक है। क्यों करते हैं 7 to 10 डेज़ के बीच में? क्योंकि इस समय ब्रेस्ट सबसे सॉफ्ट होते हैं, छोटी सी भी गिठान होती है तो पता लग जाती है। और अब जैसे जिनके पीरियड्स बंद हो गए वो कैसे करें? वो जब भी उनकी मर्जी आए 10-15 दिन में, 20 दिन में अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करें, नहाते धोते भी अपने ब्रेस्ट को अच्छे से देखें। जी, अमर में सिमटी हुई घटाएं हैं, यही तो सारी दुनिया है। धरती पर बहती हुई नदियां हैं, यही तो सारी दुनिया है। जी हाँ, ये स्त्रियां हैं और स्त्रियों का संसार सबसे रोचक, खूबसूरत और अनुपम होता है। फिल्म अनुपमा का एक गीत है जिसकी कुछ पंक्तियां हैं, ऐसी भी बातें होती हैं कुछ दिल ने कहा। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो महिलाओं से जुड़ी होती हैं, महिलाओं को खुद को शायद पता नहीं होती है, इसीलिए वो कभी कभी अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं। तो महिलाओं को समर्पित आज का हमारा ये कार्यक्रम, हमारे साथ मैम थी संगीता सक्सेना, और उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और उन्हें उम्मीद है कि आपने भी इस जानकारियों का लाभ उठाया होगा। दोस्तों, जानकारियों को अपने तक ही ना रखें बल्कि इन्हें आगे बढ़ाते रहें। और जैसा कि कोरोना का दौर चल रहा है तो मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, इसे ना भूलें क्योंकि ज़िंदगी बहुत है ज़रूरी। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो हम अपनों का ख्याल रख पाएंगे। तो इसी बात के साथ, इसी वादे के साथ कि अगली बार फिर से लेकर हाजिर होंगे कुछ रोचक और ख़ास। तो अभी मैम के साथ मुझे दीजिए अनुमति मीडिया हाउस से। नमस्कार।